Hello everyone, welcome to lecture number 70 of our unit 14 biomolecules. As we know that in our last sessions we completed the classification of proteins with the help of structure of proteins, globular proteins, linear protein, and then after we studied about the primary, secondary, tertiary and quaternary structures of the proteins. After the completion of this portion in our textbook, they ask about some NCERT in-text unsolved questions regarding to this point. So first we starts with our question number 14.4. So the questions is asked in such a manner that the melting points and solubility in water of amino acids are generally higher than that of the corresponding halo acids. Explain. हमें यहाँ पे ये समझाया गया है कि हेलो एसिड्स से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पानी में एमिनो एसिड्स की होती है, क्यों, ये हमें एक्सप्लेन करना है. वी नो दैट इसका हम कुछ इस तरह से यहाँ पे हम इसका आंसर दे सकेंगे. द एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्वीटराइन. वो ज्वीटराइन्स की तरह से हमें मिल रहा है. जैसे हमें मालूम है कि ज्वीटराइन का जो फॉर्मूला है वो NH3 CHR और COO- कुछ इस तरह से होता है. ठीक है. सो यहाँ पे हम कुछ ड्यू टू दिस डाइपोलर सॉल्ट, क्योंकि ये डाइपोल है और सॉल्ट के तरह से ये बिहेव कर रहा है. सो डाइपोलर सॉल्ट लाइक कैरेक्टर, सॉल्ट का जो कैरेक्टर होता है जैसे आयोनिक बॉन्ड में हम देखते हैं. सो दे हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शंस. दे हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शंस. ठीक है. हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस भी बोल सकते हैं. सो therefore their melting points are higher than halo acids, which do not have salt like which don't have or do not have salt like character. दूसरा हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि फर्दर ड्यू टू salt like character they interact strongly with water. क्योंकि इसका जो बिहेवियर ही सॉल्ट जैसा है, यानी आयोनिक बॉन्ड टाइप का इसका बिहेवियर होने की वजह से वो अच्छी तरह से के पानी के साथ स्ट्रांगली वो अटैच हो जाएगा. राइट. सो एज ए रिजल्ट solubility in water of amino acids is higher than that of the corresponding halo acids, which do not have salt like character. समझ में आ गया आपको? इसके पास सिंपली वो ज्वीटराइन है, ज्वीटराइन की वजह से उसमें आयोनिक कैरेक्टर है, और आयोनिक कैरेक्टर जिसमें भी होता है उसका डाइपोल अट्रैक्शन बहुत बढ़िया होता है, और यही आयोनिक कैरेक्टर होने की वजह से वो पानी के साथ भी अच्छी तरह से
उसका स्ट्रांगली अटैच हो सकता है। ये दोनों जो पॉइंट है वो हैलो एसिड में नहीं होने की वजह से वी नो दैट द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एमिनो एसिड्स आर हायर देन दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हैलो एसिड्स। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ पे ये कुछ समझा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डाला हुआ है 14.5, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। यानी हम जो एग को उबालते हैं पानी में, तो उसका पानी कहां पे चला जाता है, अंदर एग के अंदर का जो लिक्विड है वो कहां पे चला जाता है। ये टाइप का थोड़ा क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया है। हमें मालूम है व्हेन द एग इज बॉइल्ड, व्हेन द एग इज बॉइल्ड, ओके, सो एग के अंदर एक जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हमने एक एल्बुमिन की बात की थी, सो द प्रोटीन्स first undergo denaturation and then coagulation। पहले वो डीनेचुरेशन में चला जाता है, बाद में उसका कोएगुलेशन होने की वजह से एंड द वाटर present in the egg, the water present in the egg gets absorbed or adsorbed in the coagulated proteins, probably through हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम अपने अंडे को जब हम उबालते हैं तो उसका जो प्रोटीन है उसको हम एग एल्बुमिन बोलते हैं, वो मुझे मालूम है ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो जरा भी हीट से वो डीनेचर्ड होके बाद में कोएगुलेशन हो पाएगा, और यही जो डीनेचर्ड और कोएगुलेशन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। इस तरह से जो एग का जो अंदर का पानी है वो एब्जॉर्ब होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तो ये जो थोड़ी बात हमने यहाँ पे इसके बारे में हमने यहाँ पे समझाई थी, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है हमारा एंजाइम्स का। तो हम अपनी टेक्स्ट बुक से यही पोर्शन है वो हम यहाँ से ले जाएंगे। तो हम अभी एंजाइम्स की बात हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। सो व्हाट आर द एंजाइम्स, ठीक है, फाइन। अब देखिए, लाइफ इज पॉसिबल due to the coordinations of various chemical reactions in living organism. So an example is the digestion of food, absorptions of appropriate molecules, and ultimately productions of energy. So this all process involves a sequence of reactions, and all these reactions occur in the body under very mild condition. जो लाइफ हमारी जो पॉसिबल होती है, जैसे हमारे शरीर पे, हमारे जो बॉडी में कहीं बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस का जैसे हम उसका कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस में भी उसमें सब प्रोसेस होती है। तो ये जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रही है तो उसको मैं माइल्ड कंडीशंस में, क्योंकि जैसे मेरे पास सुक्रोज है तो बाहर सुक्रोज का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एसिड के प्रेजेंस में कर सकता हूं, लेकिन बॉडी में तो मुझे माइल्ड कंडीशंस रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो मेरे पास एंजाइम्स माल्टेस या सुक्रेज के कुछ ऐसा मेरे पास होना चाहिए। So this occurs with the help of certain biocatalysts is called as an enzymes. Almost all the enzymes are globular protein. जो भी हमारे बॉडी में एंजाइम्स है सभी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन ही है। आप समझिए एक बात, यानी उसको टेम्परेचर और पीएच का जरा भी डिफरेंस आएगा तो उसमें डीनेचुरेशन हो पाएगा। सो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शंस। जो भी रिएक्शंस के लिए ये एंजाइम से वही इंपॉर्टेंट होता है, वही स्पेसिफिक होता है। जैसे एक ताले के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, जैसे इस तरह से यहाँ को एक पर रिएक्शंस एक आपको एंजाइम्स की जरूरत होती है। So for a particular substrate, so they are generally named after the compound or a class of compounds upon which they work. For example, the enzymes that catalyze hydrolysis of maltose,
तो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो भी चलेगा तो वो माल्टेज ही चलेगा, यहाँ पे सुक्रेज या लैक्टेज कुछ नहीं चलेगा. सो दिस माल्टोज व्हेन इज हाइड्रोलाइज्ड विद इन द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ दिस माल्टेज. So sometimes enzymes are also named after the reactions where they are used. जैसे कोई एंजाइम्स है तो जैसे ऑक्सीडेशन ही प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको हम ऑक्सीडेज बोलेंगे, रिडक्शन की प्रोसेस करेंगे तो हम रिडक्टेज बोलेंगे. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि certain type of catalyst which oxidation the one substrate at the same time or simultaneously the reduction of the another substrate. So this name as a oxoreductase enzymes. All the ending name of the enzyme is S. तो ये थोड़ी बात हमने यहाँ पे आपको एंजाइम्स के बारे में समझाई है. अभी क्या है नेक्स्ट आप देखिए, समटाइम्स एंजाइम्स आर ऑल्सो नेम आफ्टर द रिएक्शंस. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपने माल्टेज पढ़ा है, आपने इन्वर्टेज पढ़ा है, लैक्टेज का नाम आपने सुना है, एमाइलेज का नाम सुना है, आपने सेल्यूलेज का नाम सुना है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट में लिए थे, तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अभी उसका मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे. एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन अ स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. इसके लिए बहुत बढ़िया क्वांटिटी की जरूरत नहीं है. सिमिलर टू द एक्शंस ऑफ केमिकल कैटालिस्ट, एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. जैसे एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास सुक्रोज का मुझे हाइड्रोलिसिस करना है. ठीक है, जैसे मैं उसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो उसके लिए मुझे 6.22 किलो केजी पर मोल उसकी मुझे एक्टिवेशन एनर्जी लगती है. यानी इतनी दूंगा तो ही मेरा जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा. बट वाइल द एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली 2.15 kg व्हेन द हाइड्रोलिसिस बाय द एंजाइम सुक्रेज. वो हमने जैसे केमिकल काइनेटिक्स पोर्शन में भी पढ़ा था कि टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, वो जो शुरू का और अंत में कुछ नहीं करता है, लेकिन जो ग्राफ हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो प्लॉट हम दिखाते हैं तो वो थोड़ा कम कर देने की वजह से वो अच्छी तरह से अपना रिएक्शंस कर पा रहा है. सो मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम्स एक्शन हैज बीन डिस्कस्ड इन यूनिट 5. तो ये थोड़ा एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा है. देखिए एंजाइम्स है ना, वो प्रोटीन का ही एक पार्ट है. सभी एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन से ही बने हुए हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट पोर्शन हम जो यहां पे लगा रहे हैं वो है विटामिन और विटामिन. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स. थोड़े थोड़े अमाउंट्स में हमारे जो डाइट होती है उसमें जो डेफिशिएंसी कोजेज होती है और उसके वजह से स्पेसिफिक डिसीज होता है, तो वो जो कंपाउंड है उसको हम विटामिन्स बोलेंगे. मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी. ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी में कुछ सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है, बट प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. सो दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल फूड फैक्टर्स. तो वो हमारे खाने में जो हमारा जो फूड इंटैक्ट है उसके लिए बहुत जरूरी है. However, the bacteria of gut, जैसे हमारी अन्न नड़ी होती है, राइट, उसमें कहीं ऐसे विटामिन जनरेट करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे मेरे इंटेस्टाइन में भी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं. तो वो ये विटामिन के लिए जिम्मेदार है. सर्टेन बैक्टीरियल है वो भी ये विटामिन का सिंथेसिस कर सकते हैं. सो ऑल द विटामिन आर जनरली अवेलेबल इन अवर डाइट एंड डिफरेंट विटामिन बिलोंग टू वेरियस केमिकल क्लास. And it is difficult to define them on the basis of the structure. So they are generally regarded as the organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological function for a normal maintenance of optimum growth. जैसे हमारा ग्रोथ है, हमारा मेंटेनेंस है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो है उसका कंट्रोलिंग करना है, राइट, और जो जैसे हमारा मस्क्यूलर है, जो भी हमारा सेल्स का कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो यहाँ विटामिन की वजह से हो पा रहा है. सो विटामिन्स आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट्स A, B, C, D, राइट. सम ऑफ देम आर फर्दर नेम एज अ सब ग्रुप्स. जैसे B होता है तो उसमें B1, B2, B4, B6, B12. आपने D में भी कई बार पढ़ा होगा D1, D3, ऐसा कुछ. D3 में जैसे K होता है तो उसमें K1, K2 स्टाइल होती है. तो इसमें भी उसका सब ग्रुप होता है. एक्सेस ऑफ विटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल एंड विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर. द टर्म विटामिन, पहले क्या था, विटामिन was coined from the word vital plus amine since the earliest identified compounds has amino group. पहले जो विटामिन मुझे मिले थे उसमें एमाइन ग्रुप होने की वजह से उसका नाम पहले रखा हुआ था विटामिन.
राइट. But later work shows that the most of them does not having amino groups. इसमें amino group कहीं में बहुत कम में एमाइन होते हैं, सभी में नहीं होते हैं. So the letter E was dropped and the term vitamin is used these days. तो इसलिए हमने ये विटामिन का कहां से आता है, तो ये थोड़ा इसका हम कह सकते हैं उसका बाहरी इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे लगाया हुआ है. अभी उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से कर रहे हैं. सो विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट. जैसे जो सॉल्युबल विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल, सो विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑयल्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर, सो दे आर केप्ट इन दिस ग्रुप. So they are vitamins A, D, E, K, right? So they are stored in liver and adipose. Adipose means fat storing tissues जैसे होती है वहां पे वो यहाँ पे वो store होते हैं. वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, तो बी ग्रुप विटामिन एंड सी ग्रुप विटामिन आर सोल्यूबल इन वाटर, सो दे आर ग्रुप्ड टूगेदर. सो बी और सी है वो वाटर सोल्यूबल है, बट वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रिएटेड इन यूरिन. वो यूरिन में से निकल जाएगा क्योंकि वाटर सोल्यूबल है एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड. विटामिन B12 की एक्सेप्शनल है, बाकी सभी विटामिन बी और सी है हमें डेली बेसिस पे हमारे फूड में इंटेक उसका होना चाहिए. So some important vitamins and their sources and this disease caused by their deficiency which is given in our this table. तो हम ये टेबल को है वो कुछ अच्छी तरह से हम उसको समझना चाहेंगे. तो देखिए ये जो विटामिन की बात हम यहाँ पे समझा रहे हैं, तो ये किस तरह से हम दिखा सकते हैं. मैं आपको थोड़ा जो ये विटामिन का पोर्शन है मैं थोड़ा अपनी तरह से भी उसमें थोड़ी बात इसलिए करना चाहूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये विटामिन के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, क्यों मिलते हैं. ओके चलो शुरू करते हैं हम. विटामिन ए. विटामिन ए है ना, उसका एक नाम और है, उसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेटिनॉल. फिर से मैं कहता हूं विटामिन ए है उसका एक और नाम है, उसको हम रेटिनॉल बोलते हैं. और कई बार आपने देखा होगा उसको ब्राइट आई विटामिन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्राइट आई, यानी ये मेरी ब्राइट आई के लिए जिम्मेदार है. वो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, मैं यहां पे आपको एक और बात करूंगा, जैसे कैरोटीनॉइड्स जो कैरोट में होते हैं, राइट. तो ये उसका एक और नाम कैरोटीनॉइड्स भी है क्योंकि वो कैरोट में से मिलता है. तो उसका मैंने थोड़ा इसको थोड़ा अपनी तरह से हमने यहाँ पे लगाया हुआ है. ये हमें मालूम है कि दीज आर द सॉल्युबल इन ऑयल्स एंड फैट्स एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. दे आर स्टेबल टू हीट, ओके, एंड दे प्रमोट्स द ग्रोथ. ये जो हमारा जो ग्रोथ के लिए वो जिम्मेदार है, विजन इन एनिमल्स के लिए वो जिम्मेदार है, एंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू डिसीज. ये कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा उसके बाद शेयर करूंगा. ये कहां से मिलता है मुझे देखिए, मिल्क है, बटर है, एग्स में भी मुझे मिलता है, फिश लीवर ऑयल जैसे हम कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं तो यहां से मुझे मिलता है, राइस में भी मुझे मिलेगा, पॉलिशिंग राइस में भी मुझे मिलेगा, लीवर, किडनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कैबेज है, कैरोट है, टोमेटोज है, मैंगोज है, स्वीट पोटैटोस है. अब देखिए आपको तो ये यही याद रखना है, लेकिन मैं इसका पूरा रिसोर्सेस में आपको दिखाऊंगा. ठीक है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि कहां कहां से हमें यहाँ पे मिल रहा है. और उसकी जो डेफिशिएंसी होती है तो उससे ज़ेरोफ्थेल्मिया करके एक डिसीज होता है जिसमें हमारा जो कॉर्निया होता है हमारे आंख का, उस हार्ड होने की वजह से जो उसका पूरा शटर हमारा लेंस का खुलना चाहिए तो वो पूरी तरह से नहीं खुलने की वजह से उसकी वजह से हम उसको बोल सकते हैं कि इस नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है वो हमें दिखाई दे रही है. एक और इसकी वजह से भी एक यहाँ पे एक उसको बोलेंगे ज़ेरोसिस भी हम बोलेंगे. इसमें क्या होता है, ज़ेरोसिस में ड्राइंग ऑफ स्किन होता है, यानी स्किन हमारी ड्राई होने की वजह भी इसकी डेफिशिएंसी है. देखिए विटामिन ए है ना, हमारी जो स्किन है वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे हमारी दृष्टि है, हमारी आई साइट है वो पावरफुल होनी चाहिए, हमारे हेयर सिल्की, ये सभी विटामिन ए के इसके लिए विटामिन ए जिम्मेदार है. ठीक है, अभी मैं विटामिन बी की बात आपके साथ करना चाहता हूं. और बी में मेरे पास है B1, यानी उसको थायामीन भी बोलते हैं. कई बार इसका और एक भी नाम है, उसको हम बोलेंगे
एन्यूरिन, और उसको कई बार आपने देखा होगा, उसको हम एंटी न्यूरेटिक भी बोलते हैं, एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी हम इसको बोलते हैं। ये सॉल्युबल पानी में है और ऑयल फैट में इनसॉल्युबल है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये 313 केल्विन यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसको हीट देंगे तो वो डिकम्पोज या डिस्ट्रॉय होने की वजह हो सकता है। ये कहां से मुझे मिल रहा है आप देखिए, ये पल्सिस में मुझे मिलेगा। मैं थोड़ा पहले आपके साथ थोड़ी ज्यादा बात करता हूं। पल्सिस में मुझे अच्छी तरह से मिलता है, नट्स में जैसे हम पी नट्स से या जैसे ऐसे कोई नट्स होते हैं उसमें से भी मिलते हैं, वोल सीरियल्स जैसे राइस व्हीट में से मिलते हैं, राइस पॉलिशिंग में मिलते हैं, ईस्ट में तो मेरी बुक ने दिया हुआ है, ठीक है, एग्स में भी होते हैं, यॉक मिल्क में होते हैं, राइट, एग योग में मिलते हैं, एग में, फिर जो मिल्क में है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सभी में से ये यहाँ मिलते हैं। उसकी जो डेफिशिएंसी है वो बेरी होती है, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ होता है, राइट, यानी भूख हमें बहुत कम लगती है, एपेटाइट हमारा कम हो जाता है, उसमें एक से पैरालिसिस ऑफ लेग्स भी इसके लिए जिम्मेदार होता है ये बेरी। फिर एक B2 यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम रिबोफ्लेविन या उसको हम लैक्टोफ्लेविन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैक्टोफ्लेविन भी हम बोल सकते हैं। वो सॉल्युबल है पानी में, अनसॉल्युबल ऑयल फैट्स, ये लाइट के साथ सेंसिटिव होता है बट स्टेबल टू हीट है, और ये हमारा ग्रोथ और हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है। यहाँ पे देखिए उसका जो रिसोर्सेस हमारी बुक में बताया हुआ है वो है मिल्क, एग व्हाइट, लीवर, किडनी। ईस्ट में से भी मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में से भी मिलता है, ठीक है। उसका डेली डोज है ना वो नियर अबाउट 2 to 3 मिलीग्राम होना चाहिए। उससे एक जो बीमारी होती है उसको हम चिलियोसिस भी बोलते हैं, तो उसमें फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, जो मेरे माउथ और लिप्स की जो कॉर्नर होती है उसमें से थोड़ा वो जाके क्रैकिंग होने की शुरू हो जाती है, तो उसको हम क्रैकिंग भी बोलेंगे, राइट। फिशरिंग का मतलब क्रैकिंग होता है। सो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए भी है और बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन के लिए भी ये जिम्मेदार है। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग भी इसकी वजह से हो सकती है। तो ये कुछ विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। विटामिन B6 है, उसको हम पिरिडॉक्सिन बोलेंगे, राइट। उसका एक और नाम भी है, जैसे हम उसको बोलेंगे हेडरमिन भी हम बोलते हैं, राइट। देखिए कई जगह पे आपने देखा होगा कि विटामिन B6 को पिरिडॉक्सिन बोलते हैं, लेकिन पिरिडॉक्सिन नहीं है। विटामिन B6 के ना वो एक मिक्सचर है 3 सब्सटेंस का। एक पिरिडॉक्सिन होता है, एक पिरिडॉक्सल होता है और एक पिरिडॉक्सेमाइन होता है। ये तीनों का मिक्सचर मिला के उसको विटामिन B6 बोलते हैं, लेकिन उसमें जो डोमिनेंट है वो पिरिडॉक्सिन होने की वजह से ज्यादा हमें यहाँ पे इसके बात यहाँ पे समझाई हुई है, विच इज वाटर सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इन ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है। और उसका जो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ईस्ट है, मिल्क है, एग योक है, सीरियल्स है, और ग्राम्स में भी मुझे मिल सकते हैं। फिश में भी ये मिल सकता है, राइस ब्रांड में भी, मोलासिस में भी मुझे मिल सकता है। उसकी जो डेफिशिएंसी है हम उसको बोलेंगे कन्वर्जन, जिसको हम कई बार बोलते हैं ना कि वो आचकी आना, जैसे हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है ना वो जैसे कोई रेट होते हैं तो स्पेसिफिक डर्मेटिस इन रेट्स के लिए भी वो जिम्मेदार है। ये पेलीग्रा करके एक यहाँ पे जो स्किन का एक डिसीज होता है उसके लिए भी जिम्मेदार है। ये एनीमिया के लिए भी जिम्मेदार है, यानी जो हमारे खास करके हमारा जो मेल कैंडिडेट होता है उसमें ब्लड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम खून की कमी भी बोल सकते हैं, उसका एनीमिया। और ये ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उसका इफेक्ट होने की वजह से वो जनरल वीकनेस है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, कन्वल्जन्स होता है, नर्वसनेस होता है, इंसोमिनिया होता है, इरिटेबिलिटी होती है, ये सब कुछ इसके लिए यहाँ पे जिम्मेदार होता है। मैं थोड़ी ज्यादा आपके साथ बात करूंगा, आपको समझना होगा। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ विटामिन B12। विटामिन B12 उसका एक और नाम भी है, उसको हम बोलेंगे साइनो एमाइन भी हम उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि इसमें कोबाल्ट एज अ मेटल है। इसमें क्या है? कोबाल्ट एज अ मेटल है। वाटर सोल्यूबल तो है, स्टेबल टू हीट भी हमें मालूम है कि स्टेबल टू हीट भी है। वो कहां से मुझे मिल सकता है? तो वो मुझे मिल सकता है मिल्क, एग्स एंड लीवर ऑफ ऑक्स, शिप, पिग,
फिश एक्सेट्रा, तो वही जगह से मुझे यहाँ से वो मिल सकता है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मीट में है, फिश में है, एग में है, कर्ड में है, ये हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। लेकिन उसकी जो डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है, तो उससे पर्सनियसिस एनीमिया होता है, यानी आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी का काउंट कम होने, जिसको आपको समझ में आ गया। जो महाभारत में जो पांडवों के पिता था ना, पांडु द किंग पांडु, तो वो इस डेफिशिएंसी से जूझ रहे थे, सो उसको पांडु रोग भी कई बार बोलते हैं। तो ये विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग और माउथ भी इसकी वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, उसको बोलेंगे विटामिन सी। देखिए, ये विटामिन मैंने अभी आपको बताया, विटामिन B2, B1, B2, एक और भी है, B4 भी है, B6 है, B12 है। उसका जो पूरा जो मिक्सचर होता है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें B1, B2, B6, B12, एक और है बायोटीन, फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, निकोटीनिक एसिड, उसका पूरा जो मिक्सचर होता है उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हम दिखाएंगे वो है विटामिन सी। सो विटामिन सी का एक अलग नेम है, उसको हम बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, और उसको कई बार एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन भी बोलते हैं। ये सॉल्युबल इन वाटर है बट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू इट, यानी हम जो उसको कुकिंग करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो अवॉइड सच अ टाइप ऑफ लॉस। सो वेजिटेबल रिच इन विटामिन सी मस्ट बी कुक्ड इन ए क्लोज्ड पान, यानी ढक्कन वाले जो हमारे पास जो पान्स होते हैं उसमें मुझे ये इसको कुक करना पड़ेगा, या प्रेशर कुकर में भी हम कर सकते हैं। ये जो विटामिन सी है विच इज इंक्रीज द रेजिस्टेंस द बॉडी टूवर्ड्स डिसीज एंड मेंटेन्स हेल्दी स्किन, हेल्प्स कट्स एंड एब्रेशंस टू हील प्रॉपरली, और ये हमारा अच्छा इम्यूनिटी पावर भी जनरेट करता है। सो आपने देखा होगा ये कोरोना की वजह से सभी में जिसको कोरोना हो जाता है तो उसको भी विटामिन सी की टेबलेट्स दी जाती है, और जिसको नहीं होता है और वो पहले से प्रिकॉशंस रखते हैं कि भी विटामिन सी की टेबलेट्स है वो ले रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा इम्यूनिटी यहाँ पे जनरेट कर रहा है। साइट्रस फ्रूट्स में से हमें ज्यादा मिलेगा, जैसे ऑरेंजिस है, लेमन्स है, आंवला, ठीक है, टोमेटोज है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छी तरह से, जैसे कैबेज में मिलता है, चिलीज में मिलता है, स्प्राउटेड पल्सेस में मिलता है, जर्मिनेटेड ग्रेन्स, जैसे हम जो उसको जैसे हमारे पास पल्सेस होते हैं उसको पानी में डाल के उसमें से उसका जर्मिनेशन करते हैं तो इसमें भी मिलता है। उसका डेली डोज है ना नियर अबाउट 75 मिलीग्राम की हर रोज जरूरत होती है। ठीक है, विच कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी का है ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, बाद में पायोरिया भी हो जाता है। पायोरिया में लूजनिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ द टीथ की उसमें डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया वो विटामिन सी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे और है विटामिन डी। वी नो दैट द अदर नेम ऑफ विटामिन डी इज अर्गो कैल्सीफेरॉल। अर्गो कैल्सीफेरॉल इसका अलग नाम है। ठीक है, ये 4 विटामिन का, जैसे मैंने अभी विटामिन डी में अर्गो कैल्सीफेरॉल, ओके, या उसको हम सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। और उसको हम एंटी रेप्टिक विटामिन भी बोलते हैं। ये तो आपके लिए जस्ट आप फॉर योर नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सॉल्युबल इन ऑयल्स एंड फैट्स है, स्टेबल टू हीट है, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन है, और इट कंट्रोल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। मेरे जो बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये पूरा अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में रखता है। उसका एक्सपोजर टू सनलाइट, ये इसका मेन मुझे रिसोर्सेस है। फिश एंड एग यॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। बटर मिल्क में से भी ये बटर में से भी मिलता है, मिल्क में से भी मिलता है। डेली डोजेज इसका मेरे पास होना चाहिए 0.025। अभी आपको मालूम होगा ज्यादा से ज्यादा अभी जो हमारे वर्ल्ड में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसीज अभी को, क्योंकि जो अभी कभी बच्चे हैं वो अभी अपना जो सनलाइट में जाते ही नहीं है, क्योंकि अपने रूम में ही रहते हैं, तो इसकी वजह से उसमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आ जाती है। जो बड़े लोग होते हैं वो भी बाहर निकलना थोड़ा कम कर देने की वजह से भी उसमें विटामिन D3 की जो कमी होने की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है।
ठीक है। उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको हम रिकेटस बोलेंगे, जिसमें बैंडिंग ऑफ बॉन्ड्स, राइट, उसको बॉन्ड डिफॉर्मिटीज भी हम बोल देंगे। उसको थोड़ा जो उसके जो हड्डी होती है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। एंड ऑस्टियोमेलेशिया, राइट, सो इट्स अ सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स। सो ये जो आपने दिखाया अभी वो विटामिन डी के बारे में आपने यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेना चाहते हैं वो है विटामिन ई। ये जो विटामिन ई है ना उसको हम बोलेंगे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। ये जो 4 विटामिन होते हैं, अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा, टोकोफेरोल्स, हम उसको बोलेंगे टोकोफेरोल्स। जो कि इसमें से अल्फा है ना वो ज्यादा एक्टिव है, राइट। देखिए इसका नाम देखिए, एंटी स्टेरिलिटी, राइट। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। मैंने आपको देखा है सॉल्युबल इन ऑयल्स एंड फैट्स है और स्टेबल टू हीट एंड ऑक्सीडेशन है। वेजिटेबल्स ऑयल से लाइक व्हीट ग्राम ऑयल जिसको हम बोलते हैं, कॉटन सीड ऑयल में से भी मिलता है, सोयाबीन ऑयल में भी मिलता है, पीनट ऑयल में भी होता है, सनफ्लावर ऑयल में भी होता है, एग्स में होता है, मिल्क में होता है, फिश में होता है। रोज का 5 मिलीग्राम का उसका डोज होना चाहिए। उसकी जो यहाँ पे अपना दिखाई नहीं है, लेकिन इंक्रीज फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज, यानी जो आरबीसी है ना वो यहाँ पे फ्रेगनेंट होके टूट जाते हैं। मस्कुलर वीकनेस के लिए भी ये जिम्मेदार है और स्टेरिलिटी के लिए भी जिम्मेदार है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो मेन है वो स्टेरिलिटी है, मीन्स यानी लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ द रिप्रोडक्शन, राइट। तो उसके लिए ये विटामिन ई है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे वो है विटामिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज विटामिन के? ये जो विटामिन के है उसका एक अलग नाम है, उसको हम बोलेंगे फिलोक्विनोन भी उसको हम बोलते हैं, और उसको हम एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। ये 2 विटामिन का मिक्सचर होता है, K1 और K2 का मिक्सचर होता है, राइट। सोल्यूबल तो है ऑयल और फैट्स में, एंड विच कांट विथस्टैंड कुकिंग, सेंसिटिव टू लाइट एंड अल्कली, ओके। विटामिन के जो हमें कहां से मिलता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से मिलता है, लाइक कैबेज है, स्पिनच है, कैरोट्स के टॉप्स में भी ये होता है। विटामिन के अल्फा के एक लीव्स होते हैं उसमें से भी मिलता है। लेकिन जो K2 है ना वो मेनली इन बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है तो कि इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग टाइम कर देता है। ये थोड़ा ब्लड क्लॉट होने का टाइम है वो बढ़ा देता है। तो ये विटामिन अगर ये नहीं हो तो ब्लड बहुत शॉर्ट टाइम में क्लॉट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, हेमरेज हो जाएगा, ओके। सो इसके लिए ये जिम्मेदार है। सो ये जो और भी यहाँ पे विटामिन की बात हमें एक जैसे विटामिन H होता है जिसको हम बायोटीन भी बोलते हैं, विच इज नाइदर सॉल्युबल इन वाटर नॉट इन फैट। उसका जो यहाँ पे लीस्ट है, लीवर है, किडनी, मिल्क में से मिलता है, और उसकी डेफिशिएंसी से डर्मेटिस यानी कि लॉस ऑफ हेयर भी होता है, और पैरालिसिस भी उसकी वजह से हो सकता है। एक और कोएंजाइम से जिसको हम Q10 भी बोलते हैं, राइट। तो वो क्लोरोप्लास्ट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें होता है, और लो ऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी है, और उसको इम्यूनिटी बहुत कम उसकी वजह से हो जाती है। सो एक जो भी हमने अभी आपको दिखाया विटामिन ऑफ ऑल द विटामिन, इसमें से विटामिन B12 एक ऐसा होता है विच इज नॉट अकर इन प्लांट्स बट अकर्स ओनली इन एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So it is exclusively synthesized by the microorganism and it is conserved in the liver. So vitamin B12 has also be found in rainwater, where its presence is attributed to the microorganism sucked up by the winds. तो ये थोड़ा B12 के बारे में भी मैंने थोड़ी ज्यादा बात आपके साथ यहाँ पे मैंने शेयर की हुई है, जस्ट फॉर योर रिटेनिंग मेमोरी के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है. तो ये आज पूरा हमने विटामिन के बारे में आपको थोड़ी बात की. नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपके साथ बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.